स्वागत है आपका अपने इस नए YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में 10 क्लास का इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स देखेंगे। बहुत ही सिंपल और साधारण शब्द का प्रयोग, बहुत ही लंबा चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में बेहतरीन नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, आपकी नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि एनसीईआरटी किताब अगर देखिएगा तो 25-30 पेज का तो चैप्टर रहता है, एक चैप्टर, जिसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, पढ़ पाना उतना समय भी नहीं है। अगर समय निकाल के पढ़ भी लेते हैं तो दिमाग में कुछ घुसता नहीं है। तो इस चैनल में और इस वीडियो के माध्यम से और बाकी वीडियोस के माध्यम से आपको सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसा का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इस वीडियो में आज वही हिस्ट्री, 10 क्लास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे। बाकी चैनल में नए होंगे, ज़रूर नए होंगे, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पे आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट का क्लास 6 से 12 तक का नोट्स यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड करें। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे इसका पीडीएफ भी, अगर आप चाहें तो कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चाहे तो वीडियो में भी नोट्स करते जा सकते हैं, या पीडीएफ कहिएगा तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे का। ठीक है, तो चलिए आज ये पहला वीडियो, इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिए कि कोनो बकबका रहे हैं खाली। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, ज़्यादा बकबक नहीं। ये देखिए, इसमें सबसे पहले ये चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो थोड़ा सा शुरू करते हैं। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं ना। ये राष्ट्रवाद को उदय, तो राष्ट्र क्या होता है तो इसको थोड़ा समझते हैं ना। राष्ट्र, तो अर्नेस्ट एक इतिहासकार, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र, माने एक समान भाषा है, एक समान नस्ल, धर्म के से बना क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। ये किसके अनुसार? अर्नेस्ट रेनन, ये नाम है इसके अनुसार। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। तो एक राष्ट्र यूं ही नहीं बन जाता, बहुत लंबा प्रयास, बहुत त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु। जैसे भारत एक राष्ट्र यूं ही नहीं मिल गया है, बहुत प्रयास, बहुत त्याग, बहुत बलिदान, बहुत निष्ठा, बहुत, तब जाकर के ये एक राष्ट्र बना है। ठीक है, तो हर राष्ट्र का यही कहानी है। तो राष्ट्रवाद शुरू करते। ये राष्ट्रवाद क्या है? तो अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना जो होता है वही राष्ट्रवाद कहलाता है। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन कौन था? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। 1769। नेपोलियन एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। ये नेपोलियन की बात है, ठीक है। 24 वर्ष आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। शुरू में सेनापति था, फिर वो धीरे धीरे वहां का शासक बन गया। अब उदारवाद क्या है? उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिनी भाषा के मूल शब्द लिबर से पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। तो उदारवाद माने स्वतंत्र होना, आज़ादी, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका डिफिनेशन है। निरंकुशवाद, इसका क्या डिफिनेशन बनेगा? तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। तो ऐसा सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर कोई अंकुश नहीं है, कोई रोक टोक नहीं, कोई इसको कुछ कहने वाला नहीं, तो इसको निरंकुश शासक कहते हैं। ठीक है। जनमत संग्रह क्या है?
तो एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो कोई भी प्रस्ताव जो होता है उसको स्वीकार करा जाए, यानी उसको पारित किया जाए या नहीं, तो उसके लिए एक मतदान होता है। तो उसको जनमत संग्रह कहते हैं। ठीक है, यानी जनता का किधर जिधर ज़्यादा अगर है कि इसको पास करा जाए, स्वीकार तरफ ज़्यादा वोट मिला तो स्वीकार होगा। जैसे बहुत सारा कानून का फेरबदल होते रहता है भारत में, बहुत सारा हुआ है, तो यूं ही नहीं हो जाता। जैसे किसान का कानून आया था, तो ये सब का एक प्रत्यक्ष मतदान होता है और जिधर ज़्यादा वोट मिला वो होता है। लेकिन थोड़ा सा आजकल गड़बड़ भी होने लगा है, थोड़ा इस तरह का होने लगा। कैसा? निरंकुशवाद वाला यूटोपिया, कल्पनादर्श। ये क्या होता है यूटोपिया, कल्पनादर्श? तो एक ऐसी समाज की कल्पना, एक ऐसी समाज की कल्पना यानी सपना देखना जो इतना आदर्श है, इतना अच्छा है, इतना सुंदर, इतना अच्छा कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। माने कल्पना दर्श, नाम से पता चल रहा है कल्पना। तो एक ऐसा कल्पना माने एक ऐसे देश का सपना देख लिए, कल्पना कर लिए जिसका साकार होना एकदम नामुमकिन है। जैसे हम सोचेंगे एक ऐसा देश हम बनाएंगे जिसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, एक भी कोई चोरी नहीं होगा, कोई गलत काम नहीं होगा, इस तरह का मतलब सब खुशी खुशहाल रहेंगे, कोई बीमार नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का देश, इस तरह का व्यवस्था क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसी को कल्पना दर्श कहते हैं। रूमानीवाद क्या है? तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, रूमानीवाद है ना। तो एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक खास तरह का स्पेशल टाइप का राष्ट्र भावना का विकास करना चाहता था। इसी तरह जुंकर्स क्या था? प्रशा के एक सामाजिक श्रेणी का नाम, प्रशा का एक सामाजिक श्रेणी का नाम था ग्रुप का, जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, है ना। जुंकर्स राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या कारण था? तो राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ उसका कारण था निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश शासन व्यवस्था, उसको उखाड़ फेंकने के लिए राष्ट्रवादी विचारों का प्रयास, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, ये सब है राष्ट्रवाद के उदय का कारण। यही सब कारण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, कैसे कैसे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में, 9 क्लास में पढ़े फ्रांसीसी क्रांति, नागरिक संहिता 1804 ईस्वी में, और वियना की संधि 1815 ईस्वी में, वियना की संधि 1815, और उदारवादियों की क्रांति 1848 में, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 71 तक, और इटली का एकीकरण 1859 से 71 तक। तो ये सब क्रमिक विकास, यूरोप में जो राष्ट्रवादी आंदोलन सब हुआ, राष्ट्रवाद का विकास कैसे कैसे होते गया। तो फ्रांस में इतना क्रांति हुआ, फिर नागरिक संहिता हुआ 1854 में, वियना संधि हुआ, इस तरह से आगे बढ़ते गया, है ना। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ? किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैबर्सबर्ग समाज के लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोपीय समाज की संरचना 19वीं शताब्दी के पहले कैसी थी? तो यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में विभाजित था। एक उच्च वर्ग जिसको कुलीन वर्ग कहा गया, और एक निम्न वर्ग था कृषक वर्ग, है ना, खेती बाड़ी करने वाला। उच्च वर्ग जो कुलीन वर्ग था उनकी जनसंख्या कम थी, है ना, कम जनसंख्या। उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला, माने ऊंचा वर्ग था और वर्चस्व पूरा था यही लोग का। जमींदार यानी ढेर सारे खेतों का मालिक थे, ये सब सभी अधिकार दिए जाते थे इन लोगों को, है ना। और दूसरा जो था निम्न वर्ग, कृषि वर्ग था, उन लोग का कोई अधिकार नहीं। जनसंख्या भी अधिक था उन लोगों का, यानी गरीबों का जनसंख्या अधिक। अब वो निम्न वर्ग थे, माने गरीब थे। जमीन हीन, यानी कि ना तो जमीन था, ना ही किराए पर, ना ही जमीन था, ना तो जमीन क्या था, यानी
या तो जमीन ना थी या तो किराए पर रहते थे, मतलब या तो किसी के पास जमीन भी नहीं था, जमीन भी तो थोड़ा बहुत और किराए पर रहते थे ना, किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिए जाते थे उन लोगों को। तो ऐसा दो वर्ग में बट गया था, कुलीन वर्ग और निम्न। कुलीन वर्ग जिसके पास पैसा वाला था, है ना, मतलब बड़े बड़े था, पूरा अधिकार करते थे गरीबों पर। गरीबों को कोई अधिकार नहीं दिया जाता था, जनसंख्या भी तो इन लोगों का अधिक था, है ना, और जमीन उमीन भी नहीं था। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था, दो भाग में विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह था नया मध्य वर्ग। तो 19वीं सदी के बाद, ये 19वीं सदी का पहले का था, पहले दो वर्ग, एक कुलीन वर्ग, एक वो निम्न वर्ग, है ना, और एक नया वर्ग बन गया 19वीं शताब्दी के बाद, जिसको नया मध्य वर्ग कहा गया। इन लोग का थे तो इनमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, व्यापारी, ये सब पढ़े लिखे होने के नाते उन्होंने एक समान कानून की मांग यानी उदारवादी राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू कर दिया। मतलब नया मध्य वर्ग जो आया 19वीं शताब्दी के बाद, उन लोग थोड़ा पढ़े लिखे थे, और उन लोग शिक्षक, डॉक्टर, उद्योगपति, ये सब पढ़े लिखे थे तो उन लोग कानून, नियम कानून को समझने लगे, है ना, और सभी को एक समान अधिकार के लिए कानून का मांग करने लगे। यानी उदारवादी राष्ट्रवाद वो लोग थे, उदारवादी राष्ट्रवाद कहा गया उन लोग। तो उदारवादी राष्ट्रवाद क्या, तो उस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा, है ना। तो उन लोग का जो राष्ट्रवादी उदारवादी विचार था वो चारों तरफ फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। मतलब जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो लोग चाहते थे कि क्या सबको एक समान अधिकार हो, सबका एक कानून हो। तो इसे करते करते अलग अलग जगहों पर क्रांति हुआ। इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों तथा पूंजी के आगमन पर था उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्कों को खत्म नहीं करा गया। तो इस धीरे धीरे क्या हो गया, राज्य के अंदर जो इधर उधर चीज़ों को किया जाता था तो उसमें जो शुल्क था, सीमा, उसको खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग राज्य से जो सीमा शुल्क लगता था उसे ख़त्म नहीं करा गया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था ज़ालबेराइन, है ना, ज़ालबेराइन। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया, टैक्स उसको समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, इससे पहले 30 से ज़्यादा थे, है ना, बहुत सारा मुद्रा था, उसको 2 कर दी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन था वही वोट दे सकते था। नेपोलियन के समय क्या था, जिसके पास पैसा था पुरुष खाली, और जिसके पास पैसा वही वोट दे सकते, बाकी नहीं, है ना। और ये ज़ालबेराइन क्या है, वो जो आया था उसको देख लीजिए एक बार। यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा के पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद देखते, यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना की शुरुआत फ्रांस से होती है। तो यूरोप में राष्ट्रवादी चेतना कहाँ से, फ्रांस की जो क्रांति हुआ था फ्रांस से शुरू होता है। ठीक है। तो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति थोड़ा सा देख लेते हैं, एक झलक। फ्रांसीसी क्रांति खैर पढ़े थे 9 में, लेकिन एक झलक यहाँ भी। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति था। इसने फ्रांस के राजतंत्र समाप्त कर प्रभु सत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था, इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासक था ना। तो ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद वो निरंकुश शासन खत्म हो गया, है ना। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान यानी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों को प्रारंभ किया, जिसे 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन की संहिता जिसको कहा गया है, के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब जुड़े थे। तो जो फ्रांस में जो क्रांति हुआ था वो पूरा दुनिया में एक आज़ाद होने की, स्वतंत्र होने की, एक राष्ट्रवाद की भावना जगा दी थी। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम, तो प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया था और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। ये फ्रांस की कहानी है। ठीक है। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो।
आंतरिक या आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माफ की एक समान व्यवस्था लागू कर दी। कर तथा माफ मतलब कोई भी सबका एक समान, सब एक नियम कानून लागू हो गया। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया, जिनका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब, है ना। स्कूल और कॉलेज के छात्राओं ने भी क्लब बनाया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए, जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। और फ्रांस की जो आर्मी था उन लोगों को भी अलग अलग जगहों पर भेज दिया गया विदेशों में, है ना, ताकि सभी के अंदर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न और इससे सभी के अंदर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न होने लगी। फ्रांसीसी क्रांति एवं राष्ट्रवाद की विशेषता क्या थी? तो संविधान आधारित शासन इसका मुख्य विशेषता था कि संविधान पर आधारित हो यहाँ का शासन व्यवस्था, समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व जैसे विचार, है ना, माने सब एक समान, सबका समान नियम कानून हो, स्वतंत्र हो सब, बंधुत्व सब में, और इसी तरह का विचार था, है ना। नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा हो, नेशनल असेंबली का गठन हो, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क बंद, माने सामान को इधर उधर करने में जो टैक्स लगता है वो बंद, नाप तोल की एक समान व्यवस्था हो, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया, है ना। नेपोलियन का शासनकाल आप देखते हैं, नेपोलियन का जो शासनकाल था, जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र को स्थापित कर दिया। तो नेपोलियन फिर से कहा कि फ्रांस का जब शासन व्यवस्था शुरू किया, शासन चलाना, तो प्रजातंत्र जो उससे पहले था उसमें राजतंत्र ले आया इसने। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। नेपोलियन के समय क्या हुआ? आवागमन, व्यापार का हो गया, संचार, उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने विकास किया। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर। अब ये नेपोलियन फिर क्या कर गया? राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए कुछ क्षेत्रों को कब्जा कर लिया और जबरन सेना में भर्ती करने लगा, है ना, कर टैक्स को बढ़ा दिया। 1804 में नेपोलियन संहिता बना, नागरिक संहिता जिसको कहा गया। इसे 1804 में लागू किया गया। इसमें जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। तो ये जो नेपोलियन था वो अच्छा काम किया। 1804 में एक कानून लाया, नियम लाया, जिसमें जन्म सिद्ध जो अधिकार था उसको खत्म कर दिया गया, है ना। जैसे कोई ब्राह्मण में जन्म ले तो उसका बहुत इज्जत है, कोई वैश्य, मतलब अलग अलग समाज में बटा हुआ था, है ना, तो उसका कोई इज्जत नहीं। तो जन्म से जो ये इज्जत रहता है कि इसका वो जो है वर्ग ऊंचा जाति का है तो इसका ज़्यादा मान है, सम्मान है, ये नीचा जाति का है तो इसको ये दूर कर दिया, है ना। जन्म से कोई भी विशेष अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होगा, ये इन्होंने उस सबको खत्म कर दिया। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषता क्या थी? विशेषता को देखिए ध्यान से। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त करना, कानून के सामने समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को स्थापित किया। किसानों के भू दास्तों और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति कर दिया। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। जागीरदारी क्या है? तो इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपति द्वारा जो भी सामान बनता था उसका सरकार को कुछ कर देना पड़ता था, उसको जागीरदारी कहा गया था, है ना। तो जागीरदारी को इसने खत्म कर दिया। रूढ़िवाद सब समझते हैं। तो रूढ़िवाद क्या है? एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। तो ये एक ऐसा समाज, एक ऐसे लोगों का समूह जो कि अचानक होने वाला बदलाव का ये विरोध करता है। मैंने सोचता ये अचानक बदलाव नहीं, धीरे धीरे क्रमिक विकास को ये प्राथमिकता देता है। यानी पहले से जो चलते आ रहा है उसी को अच्छा मानता है, उसी पर उसको विश्वास है। जो बदल रहा है, बदलते दौर के हिसाब से अपना सोच, अपने कल्चर को बदलना नहीं चाहता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे भारत में भी थे जो कि कहते उस समय भी कि नहीं अंग्रेज में जो था वो ठीक है करता है, हम लोग को काम देता है, ऐसा वैसा, है ना। तो सब थोड़ी ऐसा कि शुरू से सब अंग्रेज के खिलाफ था।
अंग्रेज के खिलाफ शुरू से रहता तब तो फिर इतना मुश्किल ही होता आज़ादी में ना। तो क्या हुआ, बहुत कोई का आदत लग गया था कि नहीं वो लोग ठीक है, बहुत बढ़िया नियम कानून बना दिए, बहुत सारा अच्छा, और ऐसे ऐसे बहुत अच्छा अच्छा काम भी किए थे वो लोग, ऐसा नहीं है। तो कुछ लोगों का आदत सा हो गया था कि नहीं ठीक है ना। तो ऐसा लोग रूढ़िवादी है ना, तो रूढ़िवादी समझ में, तो जो चीज़ चल रहा है, जो सदियों से चलते आ रहा है, उसी पर विश्वास करेगा। बदलाव उसको नहीं चाहता, वो बदलाव नहीं चाहता है, अचानक होने वाले बदलाव के बजाय वो धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है ना। जैसे पहले से एकदम चल रहा है पूरा, जैसे पहले से आदमी बहुत अच्छा है कि जैसे चांद में जो दाग दिखता है उसमें कहा था फुटकल का पेड़ के नीचे एगो बुढ़िया झाड़ू लेके बैठल है, उसी को मानने का कतरू कहिएगा वो नहीं रहता तो नहीं मानबे करेगा। तो वैसा हुआ ना, माने जो सदियों से चलते आ रहा है, जो चाहे वो सही हो या गलत हो, बस वही ठीक है ना। तो वो रूढ़िवाद लोग थे, है ना। तो बहुत सारा कानून जो बन रहा था उसका कुछ लोग विरोध भी करते थे, वही रूढ़िवादी लोग। जैसे समानता, सबको एक समान रखा जाए, ऊंचा जाति नीचा जाति सबको एक समान एक अधिकार मिले, तो इसका विरोध में आ गए लोग, रूढ़िवादी लोग। ना ये नीचा है हमसे तो हम काहे इसको, या जो ये ऊंचा है या वो इस तरह से है तो इसको इसके साथ कैसे रखेंगे, है ना। तो मतलब ये रूढ़िवादी विचार, मतलब जो भी पहले का परंपरा है उस सबको, रीति रिवाज है उसी को जोड़ देगा, बदलाव से डरेगा, है ना। 1815 के उपरांत यूरोप में राष्ट्रवाद देखते हैं। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। तो 1815 में नेपोलियन हार गया, उसके हारने के बाद फिर से वो का रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया, मतलब वही परंपरा वही चीज़ जो पहले से था उसी में फिर खुश। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को खत्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना संधि। तो जब ये नेपोलियन का किस्सा खत्म हो गया, वो उसका राजपाट खत्म हो गया, तो फिर से वहाँ के लोग क्या, नेपोलियन जो कुछ कुछ बदलाव लाया था वो बदलाव को फिर से वापस ख़त्म कर दिए और फिर से रूढ़िवादी लोग माने पहले जैसा ही रहने लगे, पहले जैसा नियम कानून फिर से लागू हो गया। और ये जो समझौता हुआ था उसको वियना समझौता या वियना संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये कब हुआ, तो नेपोलियन के हार के बाद, है ना। अब वियना कांग्रेस क्या होता है, तो 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्हें मिलकर नेपोलियन को हराया, नेपोलियन की सब मिलकर हराया था ना, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुआ था। वियना जगह का नाम है, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रियन के चांस ड्यूक मैटरनिख ने की, है ना। चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने इसका क्या किया था, अध्यक्षता की थी, है ना। तो वियना संधि इसको कहा गया। तो इसमें ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया ये सब जो है मिल करके और नेपोलियन का हराया था। उसके बाद यूरोप का के लिए एक समझौता, ये जो समझौता वो वियना के संधि वियना समझौता, उस समझौते के लिए वियना नामक एक जगह पर लोग इकट्ठा हुए, इसलिए वियना संधि कहते। संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया, 3 निर्णय लिए गए इस संधि में। तो पहला, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिया गया। पहला कि फ्रांस का जो सीमा था, बॉर्डर था, उसमें बहुत सारे अलग अलग राज्य, ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके, तो उनकी सीमाओं में अलग अलग राज्य बना दिया, ताकि फ्रांस अगर चाहे भविष्य में आगे बढ़ना तो आगे ना बढ़ पाए। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया, बुर्बो वंश को खत्म कर दिया, तो फिर से लाया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया, राजतंत्र जो था उसको जारी रखा गया, ठीक है। जो भी बदलाव हुआ था खत्म कर दिया गया। 1815 की वियना संधि की विशेषता, फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना हो गई, वही चीज़ है। इसके मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था ना, फिर से यूरोप में एक नया रूढ़िवाद कायम करना था, ये जो था उसका मुख्य विशेषता, है ना। फ्रांस में इन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उसने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस में उन इलाकों पर से माना जो भी नेपोलियन के समय जीता गया था इलाका, वो सब कोई खत्म हो गया। फ्रांस की सीमा विस्तार पर रोक हेतु नए नए राज्य का स्थापना हो गया। तो ये 1815 था वियना संधि, उसका ये
विशेषता ही सब है। यूरोप में क्रांतिकारी, देखो यूरोपियन सरकार ने इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। तो जो भी हो रहा था, देखिए नेपोलियन के जाने के बाद बहुत दिक्कत होने लगा उन लोगों के साथ, नियम कानून फिर से रूढ़िवादी हो गया, वो लोग मतलब बॉर्डर में नए नए राज्य बस गए, फिर से राजतंत्र स्थापित हो गया। तो धीरे धीरे उन लोगों में फिर से क्रांतिकारी जो ज्वाला है वो फूटने लगा। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण कर लिया है ना, और अंदर ही अंदर लोगों ने, कुछ क्रांतिकारियों ने एक खुफिया समाज का निर्माण कर लिया, जिनका मुख्य मकसद यानी लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, रूढ़िवाद को नहीं, है ना। वियना संधि का विरोध करना, वियना संधि जो उन लोग को सीमाओं के बीच जो बंद आ गया उसको दूर करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, फिर से लोग तैयार हो गया, है ना। अंदर अंदर एक का क्रांतिकारी जन्म, ये एक खुफिया समाज बनाया क्रांतिकारियों ने, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, रूढ़िवाद को खत्म करना, वियना संधि का विरोध करना और स्वतंत्रता के लिए लड़ना। भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। क्या कारण है इसका? कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है 1830 ईस्वी को। कारण है जबरदस्त संख्या वृद्धि, बहुत तेजी से संख्या वृद्धि हुआ। लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिया, लोग गांव से कहाँ आने लगे, शहर की ओर। बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ी और गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी। जनसंख्या बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, अचानक जनसंख्या बढ़ेगा और गांव से लोग, गांव में तो उतना ख्यास नहीं रहता है उन लोगों का सुख सुविधा, तो शहर की ओर आने लगे काम की तलाश में। अब शहर वाले भी कितने को काम देंगे। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गया, फसल बर्बाद हुआ, इसलिए ज़्यादातर शहर में भागने लगे, शहर में क्या मिलेगा, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। तो फसल बर्बाद हो गया तो खाने का कीमत बढ़ेगा, खाने को कुछ नहीं मिलेगा। जो फिर छोटा मोटा फैक्ट्री सब होता है जो कि फसलों से आधारित होता है वो सब बंद हो गया। खाने पीने की कमी और व्यापारिक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो ये सब जो समस्या उत्पन्न होने लगी बहुत तेजी से, तो लोगों ने सरकार के खिलाफ विरोध शुरू कर दिया, विद्रोह। सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है ना, जिसे यूरोपियन सरकार को नियंत्रण राज्य घोषित कर दिया गया, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा विरोध करने लगे, तो यूरोपियन सरकार ने क्या किया गया, गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार, जब गणतंत्र हो गया तो वोट डालने का अधिकार हो गया। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाना उपलब्ध कराने लगे, ठीक है। इन सब से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। उसके बाद नारीवाद देखेंगे। पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। माने महिला का जो अधिकार है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सोच के आधार पर, पुरुष जैसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता महिलाओं को भी मिले, तो उसी अधिकार को नारीवाद कहा गया, नारीवाद कहा गया। विचाराधार क्या है? तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाली विचार का समूह विचारधारा कहलाता है। विचारधारा क्या है? तो एक खास प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को इंडिकेट करने वाली विचारों का समूह को विचाराधार कहते हैं, ठीक है। तो ये एक पाठ समझिए, 30 का हो गया। आगे है जर्मनी और इटली का निर्माण पढ़ना है। तो जर्मनी का एकीकरण क्या है? देखिए 1848 ईस्वी में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए। तो 1848 में यूरोपियन सरकार जो थे यूरोप को, वो चाहते थे कि जर्मनी का एकीकरण हो जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत से मिलकर
फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। तो ये जो राष्ट्र निर्माण का उदारवादी पहल था, इसको राजशाही और फौज की ताकत, सैनिकों की ताकत ने इसे दबा दिया मिल करके। उसके बाद प्रशा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मन का एकीकरण करके ही रहेंगे। देखिए थोड़ा सा ऊपर ऊपर अभी जान लेते हैं जर्मन एकीकरण की क्या क्या करना, उसके बाद डिटेल फिर नीचे आएंगे बताएंगे, ठीक है। उस समय प्रशा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। प्रशा का मुख्यमंत्री प्रशा ने एक राष्ट्र एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। फिर 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। तो 7 वर्ष लगे। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, ये तीनों से युद्ध हुआ प्रशा का, और तीनों में जीत हुई प्रशा की, और एकीकरण का जो प्रक्रिया हुआ वो पूरा हुआ। उसके बाद 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया। एक जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं की आधुनिकीकरण पर भी जोर दिया गया। नए जर्मन राज्य में क्या किया गया? मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण में भी जोर दिया गया, उसको मॉडर्नाइजेशन करा गया। अब इटली का एकीकरण देखिए, इटली का भी एकीकरण थोड़ा सा ऊपर ऊपर जान लेते हैं, फिर आगे डिटेल पढ़ेंगे। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। एकीकरण मतलब बहुत सारे राज्य से बटा हुआ, सब एक हो जाना एकीकरण, है ना। तो इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जियुसेप्पे मेस्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। किसने इटली का एकीकरण का कार्यक्रम प्रस्तुत किया? तो जियुसेप्पे मेस्सीनी, याद रखिएगा, जियुसेप्पे मेस्सीनी 1830 ईस्वी में। तो 1830 एवं 48 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हो गया। लेकिन फिर 1859 में फ्रांस से डोर्निया, सार्डिनिया, पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की, जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रिया बलों को हरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई बल जो था उसको हरा दिया। किसने? सार्डिनिया, पिडमोंट ने एक चतुर कूटनीति अपनाया, कूटनीति संधि किया, जिसके माध्यम से ऑस्ट्रिया ताकत को हरा दिया। उसके बाद 1861 में एमेनुएल द्वितीय को एकीकरण इटली का राजा घोषित किया गया। एकीकरण इटली का, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर था। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा। तो इसको और डिटेल जानने के लिए 3 लोगों को जानना होगा। एक जियुसेप्पे मेस्सीनी, काउंट कैमिलो द काउर, और एगो जियुसेप्पे गैरिबोल्डी। ये कौन कौन थे उसको डिटेल समझना होगा। तो जियुसेप्पे मेस्सीनी सबसे पहले देखते हैं, ये कौन था। तो इनका जन्म 1807 में जियोना में हुआ था, और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवा अवस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में निकाल दिया गया देश। 1831 ईस्वी में क्रांति किया था इसलिए। तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मैस्सीनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर दिया। तो ये राजतंत्र को खत्म करना चाहते थे, है ना, और राजतंत्र पर जोरदार एकदम विरोध किया, और प्रजातंत्र का सपना देखने लगा, है ना। प्रजा का तंत्र हो, लोकतंत्र का सपना देख, जिससे क्या हुआ? रूढ़िवादी, जो रूढ़िवादी लोग समझ में आता है, जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, तो परंपरा को ही मानना चाहते थे, जैसा चल रहा है वैसे ही में खुश रहना चाहते थे। तो उन लोग में भय पैदा हो गया कि अब तो ये आया बदल कर रख देगा हम लोग का जितना जो भी मान्यताएं हैं सब। मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो मैटरनिख ने उसको क्या बोला? हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन? जियुसेप्पे मेस्सीनी, है ना। काउंट कैमिलो द काउर, ये कौन थे? तो सार्डिनिया पिडमेंट का प्रमुख मंत्री था, इसका मंत्री, है ना। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं ना तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। तो इन्होंने
आंदोलन किया, लेकिन वो क्रांतिकारी नहीं था, न ही जनतंत्र पर विश्वास करता था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे काउर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका, है ना। तो जो यहाँ पे जो चतुराई करा गया था वो इसी का हाथ था ना। और जोसेपे गैरिबोल्डी, ये कौन, तो वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिणी इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। फिर उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा एमेनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका। तो इटली के एकीकरण में इन तीनों का महान योगदान। अब आगे देखेंगे ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कब? औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन में का ताकत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, जिसे निर्जातीय कहते थे। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। फिर 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ये दोनों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन करा गया। फिर 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया था। आयरलैंड को भी शामिल कर दिया गया था यूनाइटेड किंगडम में। नए ब्रिटेन की प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ावा दिया गया और अपना चिन्ह को जोरदार बढ़ावा दिया गया। फिर देखिए आगे बाल्कन समस्या क्या थी। तो बाल्कन भौगोलिक एवं निर्जातीय रूप से विभिन्नताओं का क्षेत्र या जिसमें आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मदकुनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विखंडन से स्थिति काफी विस्फोटक हो गई। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। मतलब उसका जो इतना राज्य था वो उसके चंगुल से निकलकर अपना स्वतंत्रता की मांग करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्र समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखते थे। मतलब हर राज्य इसका मजा जाए तो अब टूट टूट करके अपना एक अलग देश बनाने की इच्छा जाहिर करने लगा, जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा टकराव पैदा हो गया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहराती चली गई। वह जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। तो यही का परिणति हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। उसके बाद समझते हैं साम्राज्यवाद। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। ठीक है, अपने देश की शक्ति को बढ़ा रहा है कैसे? आर्मी और अन्य साधन का उपयोग है। रूपक क्या है? रूपक देखिए, जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसी को रूपक कहते हैं। मतलब कोई चीज को, कोई तस्वीर, कोई मूर्ति, कोई चीज से उसको रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको रूपक कहते हैं। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में करा जाता था। मतलब 18वीं और 19वीं शताब्दी में
ये जो रूपक था इसका उपयोग सिर्फ राष्ट्रवाद की भावना लोगों के अंदर जगाने और इसका विकास, उसको मजबूत, राष्ट्रवादी भावना को मजबूत करने में इसका उपयोग किया जाता था, है ना। राज्य के दृश्य कल्पना ये क्या है? राज्य की दृश्य कल्पना 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप में चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। तो मतलब एक कलाकार अपनी कला के माध्यम से अपना राष्ट्र को दिखा रहा है ना, रूपक बना करके, तो राष्ट्रगान गा करके, गाना के माध्यम से, संगीत के माध्यम से देशभक्ति मतलब जगा रहा है लोग। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। तो नारी का जो छवि मूर्ति जैसा वो राष्ट्र का रूपक बन गया, जैसे भारत का भी है भारत माता। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियाना दिया गया, तो फ्रांस में उसको मारियाना कहा गया, है ना। भारत माता का चित्र जब देखते हैं भारत माता कहा गया, उसी तरह फ्रांस में इसको मरियाना, वही रूपक को कहा गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गया जर्मेनिया, है ना, और जर्मनी का राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया बन गया। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का क्या योगदान था, ओकरा भी समझते हैं थोड़ा। राजनैतिक संगठन का निर्माण करना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्रस्तुत हेतु संघर्ष, राजनैतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। और आगे बढ़ेंगे तो विभिन्न प्रतीक, चिन्ह और उसका अर्थ क्या। तो प्रतीक और महत्व देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देख लीजिए। ये प्रतीक इधर है और यहाँ जो गैप दिख रहा है ना, ये इस तरह से है, ऐसा देखिएगा, ठीक है। ये प्रतीक, ये महत्व। टूटी हुई बेड़िया, इसका प्रतीक था आज़ादी मिलना, बेड़ी टूट गई यानी आज़ाद हो गया। बाज छाप वाला कवच, बाज छाप वाला कवच का मतलब था जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति, है ना। और बलूत पत्तियों का मुकुट, ये वीरता का संकेत था। तलवार, मुकाबले के लिए तैयारी। तलवार पर लपटी जैतून की डाली, ये शांति की शाह थी। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये उदारवादी राष्ट्रवादी का झंडा था। उगते हुए सूरज की किरणें, ये एक नए युग की शुरुआत का चिन्ह था, ठीक है। तो यहीं पे इस चैप्टर का जो नोट्स और थोड़ा बहुत समझाने का प्रयास करें, यहीं पे खत्म होता है ये चैप्टर, पहला चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के, बाकी और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट आपको इस चैनल में प्रोवाइड करेंगे। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल भी नया है तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, ताकि आपका सपोर्ट बना रहे तो अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा, ठीक है। और मेरा एक एप्लीकेशन है झार एडुकेयर, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाइए। आपको ये सब नोट्स जैसे जैसे यहाँ अपलोड करेंगे वैसे वैसे वहाँ भी धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। एप्लीकेशन भी नया है तो थोड़ा अभी ज़्यादा बुक का भी मिलेगा, धीरे धीरे नोट्स भी अपलोड करते जाएंगे, लेकिन डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम का है। फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा, और इस चैनल में भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी नोट्स, क्वेश्चन आंसर सारा कुछ मिलेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ऐसे ही कुछ वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।